नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार आखिर कैसे चलती है, इसका नेतृत्व कौन करता है और इसमें ताकत का असली खेल क्या है? सच मानिए, ये राजनीति की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। आज हम भारत के संविधान के उन पन्नों को पलटेंगे जो राज्य स्तर पर सत्ता के सबसे अहम पद यानी मुख्यमंत्री के अधिकारों और काम करने के तरीकों को तय करते हैं। तो चलिए बिना देर किए राज्य की राजनीति के इस शानदार ढांचे को करीब से समझते हैं। अब राजनीतिक ढांचे को समझने की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। संवैधानिक रूप से देखें तो राज्य में दो प्रमुख पद होते हैं। एक होता है राज्य का प्रमुख और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख। लेकिन जब नीतियां बनाने की बात आती है, बड़े फैसले लेने हों या पूरे राज्य को चलाना हो, तो असली ताकत आखिर किसके हाथों में होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी संसदीय प्रणाली की नींव को एकदम साफ कर देता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वास्तविक कार्यपालिका शक्ति से, फिर देखेंगे शीर्ष पद हासिल करना, उसके बाद शपथ, कार्यकाल और वेतन, फिर मुख्यमंत्री की शक्तियां और अंत में समझेंगे संवैधानिक संबंध। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। पहला, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति डी फैक्टो बनाम डी ज्यूरे। हमारी पूरी संसदीय प्रणाली एक बहुत ही खास सिद्धांत पर टिकी हुई है। इसे समझने के लिए हमें दो कानूनी शब्दों के बीच का अंतर समझना होगा। डी फैक्टो, जिसका मतलब है जो वास्तव में है, और डी जूरे यानी जो सिर्फ कानून की नज़र में है। एक तरफ हमारे राज्यपाल होते हैं जो नाम मात्र के या डी जूरे कार्यपालिका हैं, इन्हें राज्य का प्रमुख कहा जाता है, और दूसरी तरफ होते हैं मुख्यमंत्री जो डी फैक्टो या वास्तविक कार्यकारी हैं। ये सरकार के प्रमुख होते हैं। इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो केंद्र में जो ताकत और भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, राज्य के स्तर पर हूबहू वही भूमिका मुख्यमंत्री की होती है। प्रशासन के सारे असली फैसले इसी कुर्सी से लिए जाते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शीर्ष पद हासिल करना, नियुक्ति की प्रक्रिया। सत्ता के बिल्कुल शिखर पर पहुंचने की यह प्रक्रिया बाहर से जितनी सरल दिखती है, असल में कई बार उतनी ही पेचीदा हो जाती है। हमारा भारतीय संविधान वैसे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन इस खास मामले में यह हैरान करने की हद तक छोटा है। अनुच्छेद 164 बस एक सीधी सी बात कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बस इतना ही। लेकिन ठहरिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना देंगे। संसदीय परंपराओं के मुताबिक राज्यपाल के लिए जरूरी है कि वे विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। लेकिन राजनीति में भला सब कुछ हमेशा सीधा कब होता है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक क्या होगा अगर वाली स्थिति पैदा होती है। जरा सोचिए, चुनाव हुए, नतीजे भी आ गए, लेकिन किसी भी एक पार्टी को सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में वो सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया तो काम ही नहीं आती। तो फिर क्या होता है? तो ऐसे उलझे हुए हालातों को सुलझाने के लिए राज्यपाल इन 3 विशेष चरणों का पालन करते हैं। सबसे पहले वे अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल करते हैं। फिर वे उस सदन में सबसे बड़ी पार्टी या फिर चुनाव से पहले बने किसी गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस नए मुख्यमंत्री को कुर्सी संभालने के बाद 1 महीने के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत यानी अपना विश्वास मत साबित करना होता है। ये एक ऐसा शानदार तरीका है जो ये पक्का करता है कि लोकतंत्र बिना रुके चलता रहे। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात है जो अक्सर लोगों को चौंका देती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधायक ही ना हो? इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। एक ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लेकिन यहां एक कड़ी शर्त है, उसे पद संभालने के ठीक 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य चुनकर आना ही होगा, वरना उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, शपथ, कार्यकाल और वेतन। शपथ ग्रहण और पद पर बने रहना। एक बार जब मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाता है तो उनका काम शुरू होने से पहले एक बहुत ही अहम शपथ ग्रहण समारोह होता है। पद की इस शपथ में 4 मूल वादे होते हैं। पहला, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। दूसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। तीसरा, अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना। और चौथा, सबसे जरूरी वादा, बिना किसी डर, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभी के साथ न्याय करना।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री एक गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, जिसमें यह पक्का किया जाता है कि राज्य की कोई भी संवेदनशील जानकारी बिना अधिकार के किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। अब जरा संविधान में लिखे गए इस बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश पर गौर करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अगर हम इसे सिर्फ शाब्दिक रूप से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे राज्यपाल का जब मन किया उन्होंने मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जब तक मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में विधायकों का बहुमत है, कोई भी उन्हें उनके पद से बर्खास्त नहीं कर सकता। बहुमत खोने पर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, मुख्यमंत्री की शक्तियां, अधिकार के क्षेत्र। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुख्यमंत्री को राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनाता है। एक मुख्यमंत्री का अपनी मंत्री परिषद पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। वही तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। वे जब चाहें विभागों में फेरबदल कर सकते हैं या किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री इस पूरी मंत्री परिषद की धुरी होते हैं। अगर वे खुद इस्तीफा दे दें या उनका निधन हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद ताश के पत्तों की तरह अपने आप भंग हो जाती है। सिर्फ मंत्रियों तक ही नहीं, मुख्यमंत्री सदन के नेता के रूप में भी काम करते हैं। विधानमंडल की पूरी कार्यवाही पर उनका बहुत गहरा प्रभाव होता है। विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाएगा, उसे कब समाप्त किया जाएगा, इस सब पर वे राज्यपाल को सलाह देते हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर वे किसी भी समय विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। और हां, सदन के भीतर सरकार की हर बड़ी और अहम नीति की घोषणा मुख्यमंत्री के जरिए ही की जाती है। मुख्यमंत्री की ये शक्तियां सिर्फ सरकार और सदन की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं। उनके पास कई अहम अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे वे राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। जब राज्य में कोई अचानक आपदा या इमरजेंसी आ जाए तो राजनीतिक स्तर पर मुख्य क्राइसिस मैनेजर यानी संकट प्रबंधक की भूमिका भी वही निभाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की हर बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए वे सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं और राज्य की सभी प्रशासनिक सेवाओं के अंतिम राजनीतिक प्रमुख भी वही होते हैं। और अंत में हमारा पांचवा भाग, संवैधानिक संबंध, अंतिम नियंत्रण और संतुलन। इस पूरी व्यवस्था को एक साथ पिरोने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान किस तरह मुख्यमंत्री की इस विशाल वास्तविक शक्ति को राज्यपाल की नाम मात्र की शक्ति के साथ जोड़कर एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। मुख्यमंत्री असल में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच बातचीत का प्रमुख माध्यम होते हैं। वे इन दोनों के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। प्रशासन से जुड़े सभी बड़े फैसलों और नए कानूनों के प्रस्तावों की जानकारी सीधे राज्य के प्रमुख यानी राज्यपाल तक पहुंचाना उनका संवैधानिक दायित्व है। संवैधानिक अनुच्छेदों का यह स्पष्ट खाका सत्ता के इस नाजुक संतुलन को पूरी तरह से तय करता है। ध्यान दें, अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद के गठन की बात करता है, 164 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है और 167 संचार के उन अहम कर्तव्यों को परिभाषित करता है जिनकी चर्चा हमने अभी की। इन्हीं 3 अनुच्छेदों के मजबूत खंभों पर राज्य सरकार की पूरी इमारत शान से खड़ी है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न पर गौर करते हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री के पास असीम वास्तविक शक्तियां हैं, लेकिन सत्ता कभी भी पूरी तरह से निरंकुश या बेलगाम नहीं होती। एक तरफ मुख्यमंत्री की अपार शक्ति है तो दूसरी तरफ राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं जो एक अदृश्य लगाम की तरह काम करती हैं। क्या यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो हमारे भारतीय लोकतंत्र को इतना लचीला और मजबूत बनाता है? सत्ता के इस अद्भुत और जटिल ढांचे पर विचार करना सचमुच बहुत दिलचस्प है। आज के इस विश्लेषण